Recording in progress. रिवीजन है सर। ये रिवीजन नहीं है बच्चे, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नया। मुझे बोला गया हाइड्रोजन पढ़ाने के लिए, ओके। और जिसे नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, वो भी उसकी तरह अलग बैठ सकता है। मुझे ऐसे कोई वो नहीं है, दुख नहीं है ना, दिल पे लगने वाली बात है। ठीक है, उसने पढ़ रखा होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज ठीक है, टाइम इज मनी, और पैसा कोई नहीं कमाता। तो हाइड्रोजन सबसे पहला चैप्टर है, सबको पता है लाइटेस्ट एलिमेंट है और लाइटेस्ट गैस भी है, ठीक है। और लाइटेस्ट गैस भी है। यहाँ पे ऐसा कुछ आप अलग से नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में। आपने हर चीज कहीं ना कहीं से पढ़ रखी है, ठीक है। जैसे D2O की प्रॉपर्टी आप जानते हो, H2O की प्रॉपर्टी आप कहीं ना कहीं पढ़ी है, रिवाइज बस यहाँ पे बेसिकली होगा। H2O2 की स्ट्रेंथ आप लोगों ने करी होगी, करिए। कहाँ पे करी थी? टाइट्रेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। मोल कंसेप्ट में भी कर लेते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी वगैरह पढ़ाते हैं तो वहां पे भी कर लेते हैं। बेसिकली मोल कंसेप्ट में कर लेते हैं हम लोग ज्यादातर। जो मोल कई टीचर है, टीचर पे डिपेंड करता है। अगर वो मोल कंसेप्ट पे नहीं करा रहा है तो फिर वो टाइट्रेशन वाले पे करा देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टीचर का अलग अलग है, लेकिन आप कर लेते हो। हाइड्राइड्स आप जानते हो, जैसे NaH, तो सब कुछ बेसिकली समराइज वे में है। तो सबसे पहले लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट गैस, ओके। पोजीशन अब तक क्लियर नहीं है हाइड्रोजन की। कहाँ पे रखते हैं हम लोग? फर्स्ट पे रखते हैं। मॉडर्न टेबल में भी अब तक फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई रीजन क्यों फिक्स नहीं है? वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी भी दिखाता है, फर्स्ट की प्रॉपर्टी भी दिखाता है और 17 की भी प्रॉपर्टी दिखाता है। यही लाइन लिख लेंगे हम लोग। स्टिल इट इज नॉट स्टिल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन in modern periodic table is not fixed। और रीजन हम लोग क्या देंगे? रीजन क्या देंगे? वही जो बच्चे ने दिया कि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, तो एक चीज नहीं दिखा पाया, ठीक है। दोनों मतलब ऐसा नियम अलग नहीं कर पाए। मॉडर्न में अगर और नई पीरियड टेबल आई, मे भी उसमें नया हो, ओके। पता है ना कि नई पीरियोडिक टेबल बन रही है, ऐसा कुछ सुना है? नई पीरियोडिक टेबल बनने जा रही है या बन रही है, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ ऑफिशियली, बस बात आती रहती है। और सुनने में आ रहा है कि मे बी इस बार राउंड बने। यस सर, राउंड, ठीक है, मे बी इस बार राउंड बने। और राउंड बनेगी तो शायद आपको जो डी ब्लॉक अलग रखने की दिक्कत आती थी, वो अलग रखने की दिक्कत भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा सिर्फ प्रपोजल है, आगे देखते हैं जब होगा, क्या पता आप ही लोग डिस्कवर कर दो। आप लोग भी बना सकते हो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अपने पीरियड टेबल खुद बना के प्रपोज कर सकते हो। रीजन क्या है? बिकॉज इट शोज रिसेम्बलेंस, ये इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है। रिसेम्बलेंस विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 70। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 1 से मिलती है, और ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 17 से मिलती है। रिसेम्बलेंस विद ग्रुप फर्स्ट अल्कली में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जरा बताना। किसकी? मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज जो मिलती हैं अल्कली मेटल से? डोनेट कर सकता है, ये ओके। और वैलेंसी, चलो ठीक है। और रेडियस नहीं हो सकता, रेडियस तो बहुत गुना छोटा है यार, ठीक है। कैटायन स्टेबल, कैटायन स्टेबल, स्टेबिलिटी चलो कैटायन बनाता है +1, ये लिख सकते हैं हम लोग 3। और हाईली रिएक्टिव, यस, हाईली रिएक्टिविटी भी कर सकते हैं 4। और रिएक्शन विद नॉन मेटल्स
वो भी NaCl बना रहा है, वो भी HCl बना रहा है। तो सारे प्रॉपर्टी चलो लिखो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, ठीक है। बोथ हैव 1 electron in their valence shell. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। एल्कली मेटल्स में क्या होता है? S1 कहां से स्टार्ट होता है? लिथियम से। लिथियम में N की वैल्यू क्या होती है? 2। ये कैसा डायगोनल रिलेशनशिप है कि आप 2 बोल रहे हो 3 बोल रहे हैं? यार अब ये भी याद करना पड़ेगा क्या? तो भाई ठीक है, 2 होता है पक्का? देख लो, श्योर हो जाओ। श्योर है या 3 भी तो हो सकता है। कैसा कंफ्यूजन है ये? नर्सरी क्लास से पढ़ा देते हैं, बताओ। मतलब 9 थे हमारे लिए, नर्सरी इज 9 से केमिस्ट्री चालू हो जाती है, ठीक ठाक है ना। तो वहां पे पढ़ लेते, इसमें क्या कंफ्यूजन कि एस की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से। चलो, इतना हाई प्रेशर चारों तरफ, आपके सब लोग आपको इधर देखते हुए कि ये कटवा रहा है नाक हमारी क्लास की। बताओ जल्दी से बताओ। अरे बताओ, 2 ही है पक्का? चलो फिर ठीक है, 2 लिख दें, लॉक कर देना। लिथियम के बाद सोडियम 3s1 4s1 5s1, ठीक है। लास्ट में 1s जा रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन में 1s1, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा प्रेशर डाल के क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि वहीं दम तोड़ देते हो। नहीं, तभी प्रेशर देके आंसर सही दिया। और वो भी कौन सा क्वेश्चन कि n की वैल्यू क्या है? 2 है या 3 है? क्वेश्चन होता है, छोटा हो या बड़ा। अरे शाहरुख खान। नंबर 2, शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दोनों के 2 +1 शो करते हैं। शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन H+ बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसी सोडियम वाली फैमिली here और क्या क्या प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी? स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी विद नॉन मेटल, रिएक्टिविटी विद नॉन, रिएक्शन विद नॉन मेटल। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वाटर भी, ये हमारा हाइड्रोजन की रिएक्शन करता है। सोडियम सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2S Na2 NaCl और ये HCl। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी जगह पूरा अल्कली मेटल लिख सकते हो और इसकी जगह हाइड्रोजन, यहाँ पे X ग्रुप भी लगा सकते हो, है ना। क्लोरीन में कोई भी फैमिली रिएक्शन कर सकते हो। तो मेन यही प्रॉपर्टी थी जो इस जगह रिएक्शन। ओके, सब लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है? किसी बातें कर रहा है? तो मैं उसे प्रोनाउंस इलेक्ट्रोलाइसिस करूं? और इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है?
ये यार इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक सेकंड रुकिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया आपका? नहीं हुआ? ओके, माय फॉल्ट, मैं वापस लेता हूँ। क्लास 10th हुई तो पढ़ लेते इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा बहुत। ये एमपी बोर्ड में नहीं पढ़ाते? अच्छा चलो फिर तो ठीक है, पॉइंट ही रहने देते हैं, वो तो पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसे नोट कर लो फिर तो, 3 पॉइंट यही है। रिजेंबल विद हेलोजन में देखते हैं, हेलोजन में क्या क्या रिजेंबल करते हैं। ये दुख है आपके साथ, मेरे साथ बना है, ठीक है कोई बात नहीं, वहां नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन क्लियर जरूर करना है ना। रिजेंबलेंस विद हेलोजन, हेलोजेंस के साथ क्या क्या रिजेंबलेंस है, क्या क्या होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और आज ये रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से नहीं होने वाली, ये पिंड नहीं है, अब ठीक है। रिजेंबलेंस विद हेलोजन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन है, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मतलब हम लोगों ऐसी क्या प्रॉपर्टी है दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से? वैलेंस सेल में उसके तो 7 होते हैं, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या प्रॉपर्टी है जो मैच हो रही है? दोनों को लास्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नियरेस्ट स्टेबल कौन सी? ऑक्टेट रूल वाले के हिसाब से है, नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए उन्हें दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। नीड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट द नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन को अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनाएगा वो? क्या कहते हैं इसे हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। पक्का? इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन ये है, वो है हाइड्राइड आयन। कोई बात, ठीक है। तो ये किसकी तरह, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। कौन है नोबल गैस फिर? तो हीलियम, ठीक है, हीलियम की तरह हो गया। और फ्लोरीन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इससे दे तो फ्लोराइड, और ये किसकी तरह है? नियोन की तरह। फिर क्लोरीन में आर्गन, ठीक है, ऐसी वो नीचे चलता है। tendency to show -1 OS, -1 शो कर सकते हैं? हाँ ना, हाँ यही दिखा दिया है ना, जब भी मैंने लिखा है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है ना, जब भी मैंने लिखा है। तो लिखो जरा इस स्टेटमेंट को, दे बोथ शो -1 स्टेट। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा डाउट तो मेंशन कर रहा हूँ। अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप हमारे रेडियस में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सारे मैं उसे लिख लो है ना एक पेज में, फिर मैं उसे बताऊँ। तो ये स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने, या लिखा जाए दे बोथ शो -1 स्टेट। एग्जांपल कौन सा दोगे? सोडियम हाइड्राइड और यहाँ पे NaX, दोनों पे नेगेटिव बने मेटल के साथ, दोनों पे नेगेटिव बने, ठीक है। तो ये हाइड्राइड और भी मेटल के साथ बना सकता है।
और क्या क्या प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं एंथैल्पी लिख दूं तो अच्छा चलो बताओ, अब आपने बात छेड़ी है मेरे से यार, आपने बात छेड़ी है। 3 टर्म है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नहीं, तीनों कैसे सेम है? अगर सेम होती तो क्यों सिनोनियम पढ़ रहे होते? ग्रामर की क्लास है। बताओ जरा, अरे बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चल रहा है, मेरे कान में आ गई है उड़ती उड़ती हवा, और वहां पे आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल सुन लिया और यहाँ पे आपने बोल दिया, कॉपी पेस्ट। नहीं कट कॉपी। हाँ, तो अब बताओ जरा क्या डिफरेंस है? अरे तो बताओ, आ गया होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या टॉपिक चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, राइट? तो आप लोगों ने आ चुका है, बोर वगैरह पढ़ चुके हो, ठीक है, ड्यूल नेचर पढ़ चुके हो, बस फिर आ गया। क्वेश्चन कर लिए होंगे आप लोगों ने। सर आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी और एंथैल्पी में 1 मोल। अच्छा, 1 मोल। और पोटेंशियल में वाह, बस ग्रामर में बस, मतलब क्या स्कूल का वाइवा टीचर लग रहा हो। मैंने भी करा है ना, कॉलेज लेवल में भी कर रहा है, वहां पे भी प्रैक्टिकल होते हैं, मास्टर लेवल में भी होते हैं, वहां पे भी वाइवा वाला आता है। तो फिर ये चीप गेम नहीं, दूसरा बताओ, अच्छा वाला, नया वाला, कुछ तो डिफरेंस होगा, मतलब टर्म के हिसाब से बिल्कुल सेम है, टर्म के हिसाब से बिल्कुल सेम है। चलो पोटेंशियल बता दिया जाता है, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। पोटेंशियल में क्या होता है, उसमें हम लोग कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इंफिनिटी पे ले जाते हैं, ऐसा कुछ बताया था सर ने? अब याद आ गया? आधे बच्चों को हाँ कह रहे हैं, उधर उन बच्चों ने अलग से क्लास ली है, इधर से कुछ सेक्शन में यस कहा है। क्लास में बताया? आपको पता नहीं? इस पार्टी क्यों बदल रहे हो? नहीं सही है, बताओ। है ना, बताया ना। तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग पोटेंशियल लगाते हैं, उसके वैलेंस शेल से इंफिनिटी पे ले जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल। और यही आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी करे होंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल की, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। बताया होगा, नहीं बताया तो उसे क्या अलग से बाहर बताया था, गेट के बाहर। ठीक है, क्लास में नहीं हुआ तो हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस मैथमेटिकल साइन का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में वहीं पे यूज करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं, लास्ट वैलेंस शेल से इन्फिनिटी पे ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को। वहां पे एनर्जी लेवल्स वाला चीजें करते हो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो क्या एनर्जी का चेंज आएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले क्वेश्चन आप वहां पे करते हो। और नॉर्मल इनऑर्गेनिक में हम लोग वर्ड पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तब एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो तब एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एनर्जी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है कन्वेंशन आप यूज करते हो, वो यूज करते हो एंथैल्पी में। किसमें यूज करते हो? एंथैल्पी में। वहां पे तब एक्सोथर्मिक होता है, तो एंथैल्पी का के हिसाब से एनर्जी क्या वर्ड यूज करते हो? नेगेटिव। और तब एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है तो हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं। और जब वर्ड एनर्जी यूज करते हैं तो नॉर्मल देसी भाषा में जो होता है ना कि एनर्जी है घर से लग रही है, तो हमारे क्या होगी एनर्जी? नेगेटिव। घर से लग रही है तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वर्ड स्टैंडर्ड में तब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वर्ड यूज करते हैं एंथैल्पी, और जब जैसी एंथैल्पी यूज करते हैं तो साइन कन्वेंशन रिवर्स हो जाते हैं। बस यही डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस जाना करो यार, ऐसी पढ़ ले तो बस, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कर लो या एनर्जी कर लो, लेकिन हो क्या रहा है सभी में, इलेक्ट्रॉन को लास्ट वैलेंस शेल से इन्फिनिटी पे ले जा रहा है। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को लास्ट वैलेंस शेल से इन्फिनिटी पे ले जा रहा है।
ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला, ऐसी क्या सिमिलरिटी है दोनों में, एल्काइल ग्रुप में, और एल्काइल कह रहा हूं हेलोजन वाले ग्रुप में और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट क्या सेकंड क्या होगी इसकी, क्यों सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, अगर फर्स्ट ही है तो सेकंड कैसे हो जाएगी? हाँ शाबाश, इतना पढ़ा है नहीं इसमें पढ़ना क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है 13 किलोजूल पर मोल, वही जो सबसे पहला मेंबर फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन में आता है करीबन 1680 किलोजूल पर मोल, जो सेकंड मेंबर है क्लोरीन उसमें है अराउंड 1280 के आसपास, और थर्ड मेंबर है ब्रोमीन, 100 कम करेंगे तो कितना आएगा 1180, ठीक है, तो यहाँ पे 1140-50 के आसपास आता है। आपको रटना नहीं है, बस मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, रटना नहीं है। वहीं यहाँ पे जो लिथियम है वो 560 या 80 के आसपास आता है, जस्ट अप्रोक्स है, +10 प्लस -10 हो सकता है, क्योंकि मैंने भी नहीं रटा है, जरूरत नहीं पड़ी आज तक। लिथियम के बाद सोडियम आता है, ठीक है, सोडियम में अराउंड 490 के आसपास होगा, तो ये कुछ सिमिलर है इस फैमिली में, फ्लोरीन को छोड़ के ये सिमिलर है, तो इसलिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की सेम बताते हैं। सर एक बार रिपीट करोगे, एंथैल्पी और एनर्जी में? बच्चे एनर्जी में हम लोग नॉर्मल कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है, जब हमारी एनर्जी लगी है तो हमारे लिए वो क्या हुई, नेगेटिव। तब एंथैल्पी वर्ड यूज हम तब करते हैं, हम लोग तब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एनर्जी का चेंज क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी वाली बात हो गई, तो वहां पे हम लोग साइन कन्वेंशन हमने बना लिए कि तब एंडो होगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव, एंडो होगा तो पॉजिटिव, एक्सो होगा तो नेगेटिव, ठीक है। और जब एनर्जी वर्ड यूज करते हैं तो नॉर्मल कन्वेंशन, नॉर्मल बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करें कि भाई हमारे लिए घर से एनर्जी गई है तो हमारे लिए नेगेटिव हुआ है, ओके। ऑल लिखा है इसमें, बिल्कुल लिखवाया होगा, इसमें तीनों की लिखाई है, और एटम है तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी x जूल पर एटम, और आप जो मोल लिख रहे हैं तो एंथैल्पी ऐसे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते हैं तो वो पोटेंशियल। अरे यार वो तो यूनिट वाइज हो गई ना, अगर मैं डिफरेंशिएट बात करूं, यहाँ पे एनर्जी जो मैं सपोज करूं मैं उसे हीट लगा रहा हूं, ओके, तो मैं क्या लिखूंगा किलोजूल पर मोल, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस से उसे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं फिर तो उसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। डेफिनेशन आप यूनिट के टर्म में बात कर रहे हो, मैं सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि क्या है, यूनिट वाइज देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर रहे होगे, यहाँ पे आप किलोजूल पर मोल यूज कर रहे होगे, और एक एटम की एनर्जी लिख देते हैं, फिर हमेशा एक एटम की तो निकाल नहीं पाओगे, पूरे मोल की ही करते हो कैलकुलेशन, तो पूरे मोल के साथ ही आता है। एक एटम की करनी है तो क्या कर लो, यहाँ से एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो, एक एटम की आ जाएगी आपको, ये तो पढ़ते हो। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, जो सिमिलैरिटी होगी, नंबर 4, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सोडियम पोटेशियम वगैरह, हेलोजन भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन भी रिएक्ट करते हैं, लिखो फिर हेडिंग, रिएक्शन विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव metals, reaction with electropositive metal, halogen और, ठीक है, सिमिलरली ये लोग भी रिएक्शन करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, Question. We are having our moment. क्या हो गया दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन काफी सीक्रेट होता है। शाबाश, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से होता है बता दो। थायराइड में, थायराइड ग्लैंड से है। ये एकदम से कैसे याद आया,
ये बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहा था। अच्छा, तो वहाँ पे सर ने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाया। फिर थायमीन और वो है ना, थायमीन तो थायमीन है तो वहीं से आएगा, ये नाम बोला। पढ़ा था 10th में तो कुछ किया। शाबाश, सही किया। और क्या अरे तो उससे पूछते ना कुछ नीट वाले बच्चों से, वो बेटर बता पाते। कौन? अरे सामने वाले बैच में कहीं ना कहीं नीट क्लास चल रही होती है, तो क्लास के बीच में बातें वो चलेगा। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं क्या ये लोग? खुद नॉन मेटल है फिर भी करेंगे क्या? कर सकते हैं। कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये H और H बनाते हैं तो ये X और X बनाते हैं। ठीक है, H2O तो ये OX2 बनाते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन आपके लिए है। लो, मन की बात ही हो गया, पूछे थे ना कौन सा कंपाउंड है। अच्छा चलो, आप भी के लिए क्वेश्चन है। अब अभी मत करना है, मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। जस्ट क्या फ्रंट बेंच पे बैठ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या और यहाँ पे क्या? +2। किसमें +2? दोनों में। दोनों में +2। चलो एक आंसर मिल गया। पीछे से इधर आप ही हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 +2 +2 -2। ओके, चलो एक 3 आंसर मिल गए। पीछे से बच्चे आप। हाँ, दोनों में +2 और आप +2 जस्ट बिकॉज इसने का है। ओके, आप ये +2 और -2। ये +2 और ये -2। अब तो मजा निकल गया, अब हो गया एग्जाम सबमिट। अरे यार मैंने बस सोचा था कि क्या पूछूं, मतलब 11th क्लास में हाइड्रोजन पढ़ाया था, मैं सोचा वहां पूछ लिया था, वहां उनका मन था। उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ा, वो लॉकडाउन वाले थे। ठीक है, बट आपने तो क्लास 10 में ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़ा है, कैसे निकालते ऑक्सीडेशन नंबर। और इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है यहाँ पे 12th में भी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ +2 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो +2 कैसे आ सकता है? मतलब आधे मन से क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्या भी पूछ रहा हूँ क्लास 12 से, ये भी मतलब अजीब सी बात है, टाइम वेस्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चा पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल कब से आ गया, तो किसका रोल आता है? बस निकालना सीखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालना सीखा, पढ़ा नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आपने कहा इवेंट में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ, तो वहां पे भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता है क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है, जो न्यूट्रल कंपाउंड है वो हटा दिए होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा 0, NH3 हमेशा 0 है ना, ये रटवा दिए होंगे। और EN हमेशा 0, और कोई जो 3 न्यूट्रल वाले होते हैं O2 नहीं यार, कैसे बताएगा? O2 में तो ऑक्सैलिक एसिड वाला आपको लिखा होगा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड वाला लिखवाया होगा सर ने, वो उस पे तो नहीं होता, वो तो -2 जाके और -4 भी कर सकता है क्या? ऑक्सैलिक एसिड में यही होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा ये बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया ना, जस्ट मैंने आप लोगों ने डिस्कस करा तो पूछ लिया, आपने नहीं करा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई बात नहीं। मैंने किया। जिससे जो चैप्टर में क्वेश्चन पूछूं और वो चैप्टर ना हुआ हो तो अपने आप को समझ लिया करो सर हमसे नहीं पूछ रहे। ओके, अच्छा ये बताओ तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ऑक्सैलिक एसिड? लिगेंड पढ़ते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। बाइडेंटेट है पक्का? पक्का सिमेट्रिक बाइडेंटेट। सिमेट्रिक बाइडेंटेट। चलो मैं इसे एग्जिस्टेंस में ले लेता हूँ, क्या नाम है इसका?
नाम नाम से बना ली गुड्डू। ये बस मैं नहीं बोला, ये ऑक्सैलिक एसिड बनाया है। वाइड एंडेड लिगेंड है, क्या है? मैं नॉन एक्सिस्टेंट समझता हूँ, पढ़ो आप। क्यों बच्चों? यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवीजन करो। हाँ तो ऐसे बता दो। क्यों अभी भी है ये लिगेंड तो? अरे नहीं, क्यों लोन पेयर ऑक्सीजन वाले नहीं है क्या? ये डबल बॉन्ड वाले चार नहीं बनते क्या? अगर हमने H वाले को यूज कर लिया, एनर्जी दे के अंदर ले लिया, ठीक है, ये दो प्लस ये वाली ऑक्सीजन भी जाती है कोऑर्डिनेशन में, चार बना सकता है। मैक्सिमम टेंडेंसी इसकी कितनी है? चार है। लेकिन आपके सिलेबस में या जो भी है, चार तो लिखा तो होगा मैक्सिमम टेंडेंसी, लेकिन बार बार आप यूज कर रहे हो -2, है ना? बार बार आप -2 यूज कर रहे हो, लेकिन ये चार बना सकता है। पढ़ लेना जरा, गूगल करना। एनर्जी पे अंदर आने के लिए। नहीं, आप पढ़ो, कोई नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा है, नथिंग है, नहीं तो ठीक है। कौन सा है इसका? पीले कलर का। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे क्या? बाद में देख लेना, ठीक है। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स हो गया, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। चलिए ठीक है, रिजेम्बलेंस खत्म। अब क्या करें? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2, हेडिंग डालो फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2। अब लोग आगे रिवीजन नहीं करते, मेन प्रॉब्लम है आपके साथ, क्लास नोट्स के बाद आप उसी चीज को रिवीजन नहीं करते, तभी आपके पास ये दिक्कत आ रही है। केमिकल सर हाँ तो बोल तो दिया, दो पढ़ा हमने, हम दो ही पढ़ेंगे। नहीं तो हमने पढ़ा है, वही तो बताया ना, हमने नोट्स रिवीजन किया था। ये बता रहे सही कहा ये बंदा। आप इसे विवेकानंद समझ रहे थे, मूल का मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे, उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी 4 है, 2 नेगेटिव चार्ज से, और जो 2 डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उससे भी बना सकता है। आपने कहा था नोट्स रिवीजन में किए, मैं वो बता रहा था। हाँ तो मैंने वही बोल दिया, फिर उसके बाद क्या कि मैक्सिमम है, लेकिन आपके जितने भी एग्जांपल आपको आपके सिलेबस में देखने को मिलेंगे वो 2 वाले ही देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 4 नहीं बना सकता, बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2, सबसे पहला फ्रॉम क्लास 10, फ्रॉम एसिड्स, है ना? क्लास 10 में पढ़ा है फ्रॉम एसिड्स। रिएक्टिविटी सीरीज जरा बताना जरा। चलो ठीक है, अरे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्वेश्चन था 2019 का मेंस का, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे। चलो लिथियम सबसे आगे रख देते हैं, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर चलो Na लिख लिया। आपने Na याद करा है ना, उसके बीच में बेरियम भी आता है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम, जिंक, SnP, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। नहीं याद है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्या? आयरन और लेड, आयरन और लेड और आएगा, बिल्कुल। फिर वो Hg और इसके, सॉरी इसके ऊपर कॉपर आएगा, फिर Hg, फिर Ag, फिर Ag, Au और प्लेटिनम। कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं आती सीरीज? आती है तो लिख लो। फिर रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुत आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी। ये एक्स्ट्रा दिया है मैंने आपको, कार्बन, ठीक है, या हाइड्रोजन ये है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वगैरह मैंने अभी पढ़ाया नहीं है यार, और आपने अच्छा याद दिला दिया, तो इसे लिख लो पहले। और ये हेडिंग मत डालना केमिकल प्रॉपर्टीज वाला, हाँ आइसोटोप से क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में क्वेश्चन ये आया था कि आप सबको पता है 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से रेडियो आइसोटोप पूछा हुआ था कौन सा है, ठीक है, ये पूछा हुआ था उन्होंने। तो आइसोटोप से आइसोटोपिक इफेक्ट भी पढ़ा देते हैं आपको, जस्ट फॉर द नॉलेज। चलो तब तक ये लिख लो,
किसी को नहीं आता तो बच्चे अपनी पोएम बना लेना, जैसे हमने बना रखी है, सभी ने बनाई रखी होगी। नहीं बना रखी? नीना के बाबा नाना काका करके ऐसे मैंने बनाई रखी है, आप भी बना लेना। ठीक है, गूगल पे भी मिल जाएगी आपको राइम्स। ठीक है, नीना के बाबा नाना काका मांगे आलू जमीन, ऐसा किसी टीचर ने पढ़ाया था मुझे, सबसे याद है, इजी थी। नीना के बाबा नाना काका मांगे आलू जमीन, स्नेहा प्रभाकर है, और ये कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी तो नॉर्मल है। ठीक है, क्यूट हग लिख सकते हो यार। ठीक है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले आइसोटोप्स लिख लो। किसके? हाइड्रोजन के। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्या आइसोटोप्स होते हैं? इसे क्या कहते हैं? प्रोटियम, और दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्रिटियम है, और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये नीट में पूछा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपसे ना पूछे। तब वो एसिड्स किस में से कौन सा मेटल एसिड में से H निकालने वाली रिएक्शन पूछ सकता है, तो उसके कंपैरिजन में ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। मास का डिफरेंस देख लो, यहाँ पे कितना मास है? यहाँ पे 2 टाइम, और यहाँ पे मास 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम से तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है क्या? होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी की सारी डेंसिटी किस पे डिपेंड होती है? मास पे। और केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उतने ही है, तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे, इनमें क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। यहीं पे एक हेडिंग डाल लो, आइसोटोपिक इफेक्ट। आपने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शन देख ली होगी, कभी भी पहले भी देखी होगी। आपने देखा होगा कई दफे हाइड्रोजन की जगह वो लोग ड्यूटेरियम लगा देते हैं, लगाते हैं, तो वहां पे फिर वो लोग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मास बढ़ जाता है। मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स वगैरह भी बढ़ जाती है। ओके, तो यहीं पे प्रॉपर्टी निकल के आती है आइसोटोपिक इफेक्ट। जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आइसोटोप्स को चेंज करने पे जो निकल के आए उसे कहेंगे हम लोग आइसोटोपिक इफेक्ट। प्रॉपर्टीज या फिर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व ड्यू टू चेंज इन isotopes is known as isotopic effect. Known as isotopic effect. जैसे कि H2O और ये D2O, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? D2। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब किसका ज्यादा होगा? D2O का। अगर ये CH3Cl है और ये CD3Cl, अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना है C और H का, तो फिर बॉन्ड तोड़ना है C और D का। बॉन्ड तोड़ने में किसमें दिक्कत आएगी? C और D में। क्यों? क्योंकि मास बढ़ा है, मास बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स वगैरह बढ़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरीके से देख सकते हो, आपको पता है कि जो एटम होते हैं वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ये मास हल्का है तो ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा होगा, डी में वाइब्रेशन कम है। अब जो ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है उसे तोड़ना आसान है। ठीक है ना, जो ज्यादा उछल रहा है उसे धक्का दो, गिर जाएगा। जो कम उछल रहा है
उसे थोड़ा ताकत लगानी पड़ी, पहले उसे उकसाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिख सकते हो। कैसे मजे लेते थे तो दोनों एक दूसरे के, मतलब वो जोड़ीदार नहीं है, नहीं बोल रहे ना, कतई कपल हो हैं। शाम के साथ ये चलो बढ़िया, आइसोटोपिक इफेक्ट समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पे ऑब्जर्व होगा? हाइड्रोजन पे। ऐसा क्यों? कार्बन के भी तो आइसोटोप्स बनते हैं। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन, इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन। अरे लिख लो, इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन। आइसोटोपिक इफेक्ट देखो इधर, ये है कार्बन के आइसोटोप, पता है सबको ये बात। यहाँ पे मास 2 टाइम्स है क्या? 3 टाइम्स है क्या? हाइड्रोजन में कितना आ रहा था? 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आ रहा था, इसलिए प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, बस स्टेटमेंट हो गई क्लियर। अब तक ये जितना लिखा हुआ बोर्ड पे क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी मत करो यार, क्या करोगे इतनी जल्दी स्टार्ट करके, बहुत टाइम है अपने पास। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछ सकता है। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स सुना है कभी? सुना है? ऑर्गेनिक में बहुत सुनते आ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन में भी निकल के आ जाते हैं ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स। चलो हेडिंग डालते हैं फिर, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। ज्यादा एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है और बेकार की चीज है, लेकिन क्या पता आप ही का नसीब बेकार हो। ये आ गया तो अच्छा ही हुआ। ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। अब तक आप लोगों ने ऑर्गेनिक वगैरह में आइसोमर्स पढ़े थे, यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग इसे? न्यूक्लियर आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियर आइसोमर्स। अब तक इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखी थी आपने, प्रोटॉन की स्पिन अगर सेम साइड हो, प्रोटॉन की स्पिन अगर यह हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मिलेंगे तब H2 बनेगा। ठीक है, और इसकी स्पिन भी ऐसे हो, तो इसे बोलेंगे हम लोग ऑर्थो H2। क्या बोलेंगे? ऑर्थो H2। तब स्पिन अपोजिट हो प्रोटॉन की, तो यहाँ पे क्या होगा? ये है क्या? स्पिन ऑफ प्रोटॉन। तो यानी पैरा H2 में हमें क्या मिला? सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन। ऑर्थो H2 में, ऑर्थो कह रहा हूं, पैरा, हाँ तभी तो पढ़ाया जा रहा है आपको कि प्रोटॉन भी स्पिन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर आइसोमर बोला गया है तब। ठीक है, ये सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा, पूरे 12th तक कभी देखने को नहीं मिलेगा। तभी हम लोग जो रिएक्शंस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको अलग से पढ़ाते हैं, अदरवाइज सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के अलावा सब पार्टिसिपेट करते हैं। पैरा H2, इसमें क्या होता है? अपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन। ऐसी कुछ खास प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं आता ना, अब तक अभी तक जितनी भी रिएक्शन पड़ी है वहां पे आपने कभी यूज करा है। इट्स जस्ट साइंटिस्ट खाली बैठे हैं, कुछ तो करना है, लेट्स डू इट। है ये आपके लेवल पे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, आगे चल के तब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, डिटेल किसी मॉलिक्यूल का एनालिसिस कर रहे हैं, नए कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये वहां पे ज्यादा चेंजेस आते हैं सीनियर लेवल पे। ठीक है, अपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन, एक इधर और एक इधर, अपोजिट स्पिन है, तो ये हमारा क्या है? पैरा आइसोमर। केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा क्या?
प्रोटॉन की स्पिन से केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज आने वाला है? फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा क्या? आएगा। स्पिन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। वो तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। ओके चलो आपको एग्जांपल देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। आपको सर ने डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रटवाए होंगे। डी कह रहा हूँ सॉरी, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक हुआ, डी के साथ एफ पढ़ा है सर ने, डीएनएफ पढ़ा है पूरा। कोई आप लोग कह रहे हो मना नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन नहीं है ना। एफ ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ा है, वहां पे कुछ मैग्नेटिक मोमेंट सर ने कहा होगा कि यहाँ पे 0 आता है या कुछ रटवाए होंगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है, अब तक जो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्पिन है, स्पिन मोमेंटम है आपके बारे में, मैग्नेटिक मोमेंटम। फिर आगे चल के क्या होता है, स्पिन और एंगुलर पढ़ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्पिन और एंगुलर दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप ये पढ़ रहे हो, म्यू इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 या 2, एन एन प्लस 1 या 2, रुक जाओ, 2 एन एन प्लस, मुझे आप पे ज्यादा भरोसा है, हम पे भरोसा ही नहीं, 2 वो 1 कह रहे हैं, कचरा करवा दिया। मैं कह रहा हूँ मुझे इस पे भरोसा है, वो कह रहा है कि 1 लिख दो जो कह रहा है। क्यों बाकी बच्चों इन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, एन एन प्लस 2 2 आएगा, बड़ी जल्दी पार्टी बदल गई। तुमने कहा था 1 कह रहा है तो 1 लिख दो। हाँ तो फिर आप बताओ यार कोऑर्डिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने, 1 आएगा 2 आएगा, 2 आएगा, चलो ठीक है। मेरी पार्टी ये पढ़ते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम भी मर्ज हो जाता है ना बच्चों, तो वहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वहां पे एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं, जी प्लस 2 करके ऐसे फॉर्मूला बनता है, तो वो आपको पढ़ाते हैं अभी, इसलिए वो चीज एफ के कुछ एलिमेंट में लागू हो जाती है। तो जिन एलिमेंट में वो लागू होती है वहां पे आपको एफ के क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी, ज्यादातर मैग्नेटिक मोमेंट में देखना, जेई वगैरह में भी एफ के नहीं पूछता, सिर्फ किसके पूछता है, डी के पूछता है, क्योंकि डी तक, और डी में भी आपसे कौन पूछता है, डी में भी ज्यादातर सिर्फ 3D पूछता है, डी में भी सिर्फ आपसे 3D पूछता है, 4D 5D के मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं क्वेश्चन पूछता, क्योंकि वहां पे भी एंगुलर मोमेंटम मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और डिफरेंट, बट कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी और सेम। ज्यादातर चेंज होगी फिजिकल प्रॉपर्टी की, बस कुछ ही चेंज होगी मैग्नेटिक मोमेंटम, लेकिन हम ओवरऑल लिख देते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 2, ऑर्थो और पैरा में, पैरा H2 इज थर्मली मोर स्टेबल, थर्मली मोर स्टेबल। फ्रूट्स क्या है, क्या केमिकल फ्रूट्स प्रॉपर्टीज होगा। मैं क्षमा मांगता हूँ इस गलती के लिए, मेरे हाथ में कटवाएं प्लीज। है शाहजहां, मेरे हाथ ना कटवाएं इस छोटी सी गलती के लिए। अलग बैठा करो, एक दिन आ जाएंगे सब लोग मिलकर, ठीक है। यहाँ पे, और इन केस कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो फिर प्लीज बता देना, बेइज्जती मत करवा। क्या तब मैंने बोला है कि पैरा H2 थर्मली मोर स्टेबल है। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, एट लो टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास, तो यह है ऑर्थो और पैरा, तो अराउंड 70% तक आपका ऑर्थो रहता है, 30% तक पैरा रहता है। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो ये जो रेशियो है 90 से 95% तक आ जाता है, ओके। और कुछ नहीं है कभी इसमें।
नेसेंट हाइड्रोजन बच्चे, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? मतलब वो एक अकेला होता है, हाँ बस वही अकेला। रिएक्शन क्या बनाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन कभी नहीं बनती, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाती है, नेसेंट हाइड्रोजन बनती नहीं है। जैसे हाइड्रोजन जैसे बनेगी वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2 बना लेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी एसिड वाली रिएक्शन कर देखी हम लोगों ने, चलो उसे देखते हैं पहले। अभी आप केमिकल प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, सारी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डाल, केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रिपरेशन ऑफ H2। जो रिएक्शन आप देख रहे हो बच्चे, अब इसमें देखते हैं ना, पहला फ्रॉम एसिड्स। अरे यार सबसे स्टार्ट शुरुआत करते हैं ना, जो 9th टाइप में पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहले यही पढ़ा था। एसिड से मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से, तो क्या बनता है? क्या बनता है? मेटल तब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। ओके, और क्या गैस निकलती है? गैस तो बहुत सारी है दुनिया में। सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। तो फ्रॉम एसिड से प्रिपरेशन करनी है ना, तो कैसे करेंगे? रिएक्शन कैसे बोल सकता हूँ, मुझे आती नहीं। एसिड से प्रिपरेशन करनी है हमें, तो रिएक्शन बोल देता हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ क्या बोला था बच्चे? आप कुछ बोल रहे थे। ठीक है, फ्रॉम एसिड्स में क्या होता है, जो मेटल्स हैं, कौन से मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल्स प्रेजेंट अबव ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मेटल्स प्रेजेंट अबव देन हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। इसे मिटा सकता हूँ या चलो इसे रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड यूज करना है प्लीज। क्लास 10th में भी बताया गया होगा, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, डाइल्यूट एसिड यूज करना, क्योंकि कंसंट्रेटेड में तो हर मेटल रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2 गैस। हमारी टेंथ तो बस रिएक्शन को बैलेंस करने तक था, ये सब कौन सी टेंथ में था? ये बच्चे एनसीईआरटी में था, सीबीएसई में था, सीबीएसई में था, लेकिन अब जो एमपी बोर्ड है उन्होंने भी एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी भी हमने पढ़ा है। एनसीईआरटी पढ़ी है। हाँ, पढ़ के आया हूँ। सर मैं मेरा हो गया, बैठ जाओ पढ़ो, हैं? रेडियस से बाहर आ जाओ पढ़ लो, एनर्जी देखिए, जाओ बाहर जाओ, वॉशरूम में जाओ, सब करो। परमिशन। अच्छा बैठो यार, जल्दी टाइम वेस्ट मत करा करो। सोडियम के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl, और एक्वस बनेगा, सॉलिड बनेगा, H2 गैस। चलो आपने रिएक्शन बैलेंस पढ़ी थी, बैलेंस करो उस रिएक्शन बहुत जल्दी, 1 सेकंड का काम है। नहीं टाइम इतना टाइम नहीं है यार, बेकार की चीजें में टाइम वेस्ट करेंगे क्या? फ्रॉम एसिड, ये मेंस में पूछेगा आपसे, 2 लगा दें, और यहाँ पे भी 2 लगा। ठीक है, चलो अब यही क्वेश्चन आपके साथ है दोबारा से। क्या प्रोडक्ट बनेगा? उसका सहारा नहीं जो पढ़ रही है क्या? हाँ, नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं होगी रिएक्शन। बता देना। सोडियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा? Na2SO4। क्लास 10th का टेस्ट ले रहा है, ऐसा लग रहा है। Na2SO4 मतलब
हाँ सोडियम के साथ ही सारे मेटल। सोडियम को ब्रैकेट में सॉलिड ब्रैकेट में एक्वा अच्छा सॉलिड ही डालेंगे। हाँ सर डाले वो पता बता इसको किया समझा नहीं मैं, लिख क्यों दिया? नहीं पता यहाँ पे भी नहीं लिखा है। मैं बोल रहा हूँ सर इतना बेसिक हो गया कि सॉलिड हो आपका देख लो करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बेसिक ही करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, आप ही के साथ जो क्वेश्चन है अब मेरा, अब मुझे आंसर देना है ना। अरे नहीं इतना क्या उसमें ऐसे ये बताओ आंसर। पानी बनेगा। चलो ठीक है, क्या बना है? NaNO3 एक्वा सॉलिड, एक्वा सॉलिड नॉन एक्वा एक्वा। चलो ठीक है, और प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्यों बनेगा यार? अब तक तो रिएक्शन हाइड्रोजन डाल दिया मैंने, H2 गैस निकल रही है। अरे हाइड्रोजन बनेगा या H2O? H2O बनाओ या H2 बनाओ? H2O। चलो ऐसा क्यों? अगर हम रिएक्शन बैलेंस करें होता क्या है, इसी कदम में छोटी क्लास में कि जो सोडियम है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन किसे देता है? हाइड्रोजन को देता है। और हाइड्रोजन क्या करता है? वहां पे H पॉजिटिव में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H। ये है नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होती है जैसे नेसेंट हाइड्रोजन है। फिर क्या होगा? दूसरे हाइड्रोजन को भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो बनाएगा H, दोनों H2। तो यहाँ तो H2O हो गया। और हेडिंग भी डाली है मैंने फ्रॉम एसिड, और प्रिपेयर भी H2 कर रहा हूँ। फिर आप कैसे बना रहे हो H2O? मैं आप पे तो भरोसा ही नहीं, पार्टी बदल लेते हो बताओ। अच्छा आपने कहा वो बनेगा H2, ठीक है। बाकी आप लोग H2O बनेगा, H2 बनेगा। थोड़ा सा सख्ती से भी कम पूछा कि ये होगा तो सब चेंज हो गए। प्रोडक्ट बनेगा H2O, लेकिन आपने रीजन कभी नहीं पढ़ा उसका। अब आपने तो पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है आप पे। बताओ चलो। ऑक्सीडाइज कर देता है वो। ठीक है बच्चे, ये H2 है, यहाँ पे जो HNO3 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2 को भी ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग ऑक्साइड मिलेंगे। ये दोबारा से आप पढ़ोगे कहाँ पे? पी ब्लॉक में। नॉर्मल भी हो जाएगा बच्चे, डाइल्यूट लिख रहा हूँ मैं, एक्सेस तो छोड़ो, डाइल्यूट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? H2O। हर मेटल के साथ वही होगा। फिर आपको एक और चीज रटवाई होगी क्लास 10th में, कौन सी? कि मैग्नीशियम और Mn ये दोनों तब डाइल्यूट SNO3 के साथ, वेरी वेरी डाइल्यूट SNO3 के साथ H2 प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। They can produce H2 with very very dilute HNO3। अगर कंसंट्रेटेड कर दिया तो वो भी थोड़ा बहुत, वो भी तुरंत H2O बना लेंगे। क्लियर है? और जो नाइट्रोजन के, अब यहां से देखो ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, ओके, तो डिफरेंट क्या मिलेंगे हमें? नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग ऑक्साइड। क्लास 10 की क्लास कर रही है, ये नोट कर लिया है? फ्रॉम सेकेंड एसिड हो गया, तो क्यों ना आप बेस से कर लें, फ्रॉम एल्कली। एक और 10th का क्वेश्चन, सीरियसली 10th का क्वेश्चन है, बताओ अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है? मैं क्यों अल्कली लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेस क्यों नहीं लिख सकता? या क्यों बेस लिख सकता हूँ, अल्कली क्यों नहीं लिख सकता? समझ रहे हो? दो डिफरेंट वर्ड है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मीन से पूछा जाएगा, इट्स जस्ट जनरल नॉलेज है ना। बेस में डालते हैं H2O नहीं डालते। अगर कोई बेस वाटर में सॉल्यूबल है
तो उसे कहते हैं एल्कली। अगर जो बेस हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसे नॉर्मल बेस कहते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हो, 2 या 1 भी? NaOH एल्कली का होगा बेस का एग्जांपल। एल्कली को भी बेस ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एल्कली को आप बेस नहीं कह सकते, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना वेन डायग्राम, एक NBP और ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ वाटर इनसॉल्युबल बेस के एग्जांपल एक बता दो। वैसे मैं 2 पूछने वाला था बट एक ही बता दो। CaSO हैं? इसने बताया, मैंने बताया। मैंने नहीं बोला कुछ भी। अरे तो बताओ, आप बताओ। आप लोगों ने क्या पढ़ लिया होगा? केमिकल बॉन्डिंग हो गई? क्या सॉरी, इन लोगों के केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग हुई। पजांस रूल पढ़ा है कभी? पढ़ा है। पजांस रूल पढ़ा है, हाँ, उसमें ऑक्साइड्स पढ़े होंगे, हाँ। तो उसमें बताया होगा कि ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल है, कौन से नहीं है। जितने भी नॉन कोवेलेंट, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है वो ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो ऑक्साइड बेस भी बना सकते हैं, तो उनके बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे। ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? ग्रुप एस ब्लॉक पढ़ लिया? यस सर, पूरा। इनको छोड़ के आपसे क्वेश्चन है, अभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे सब मैंने आपको बताया ना, जो चैप्टर हाइड्रोजन है, सारी केमिस्ट्री का इधर से उधर मिक्सचर, ये सब आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हुए। फ्रॉम अल्केली MgOH नहीं बच्चे, MgOH तो अच्छा खासा मतलब पार्शियल सोल्यूबल होता है हमारे पास, ठीक है। क्यों भाई? चलो अब आप बताओ, मैं बता दो 2 एग्जांपल। वो पूछ रहा 2 एग्जांपल बता दो सर बेस के इनसॉल्युबल एल्कली के। ये कैसा आंसर है? FeOH3 FeOH3 एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फ्रॉम अल्केली, ये भी क्लास 10 की रिएक्शन है, आपको याद हो गए। अच्छा चलो बताओ, अगर आपसे ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन जो है ना, याद है? 4 एग्जांपल बताओ। जिंक, गैलियम, बेरिलियम। एक मिनट, क्या? हाँ, अरे तो क्या हुआ इन लोगों के चक्कर में? बोलो। अरे वो उससे दब गई उसकी आवाज। हम नहीं चाहते कि नारी शक्ति की आवाज दबे, अपनी आवाज बोलो। अच्छा हाँ, तब तक आप बताओ। अच्छा, सर हमारा प्लस 2 बताएगा। सही बताया, ठीक है। और बाकी बच्चे? लेड भी होता है, टिन भी होता है, क्रोमियम भी होता है डी ब्लॉक में, ओके। अब कभी आपको याद ना आए तो शायद मैंने क्लास में पहले ही बताया हुआ था, एक पोएम टाइप, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। नहीं गाया, नहीं बताया, तो आप याद कर सकते हो, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। जनाबे अली ने गाए बेकार पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, ये आपको याद रहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, याद कर लेना। और एक एक्स्ट्रा इसमें क्रोमियम में डाल लेना, एक आध एलिमेंट और होते हैं, लेकिन इनकी जरूरत इनके हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। सीआर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, CR7 लिख दे, यहाँ पे 7 लिख दे। फ्रॉम अल्कली, अल्कली से जो मेटल होते हैं, जो सिर्फ आपके क्लास 10th में स्टेटमेंट ये लिखी होगी कि एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीजेस H2 गैस। वहां पे वर्ड नोट करा गया था सिर्फ एक्टिव मेटल, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम एक्टिव मेटल ना लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। Those metals form amphoteric oxide react with alkali to form salt plus water या H2 gas,
सॉल्ट प्लस H2 गैस। यार इस चीज के लिए तो अच्छा खासा लोग पढ़ रहे थे, फिर आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अरे पूछ रहा था। नहीं पूछ रहे थे आप, या तो आप उधर बैठो। मैं सीरियस हूँ इस बात में। नहीं मैं इधर पढ़ रहा हूँ, वो बीच में आप तो ये बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे आप वो बायोमोलिक्यूल अभी पढ़ रहे हो, दोनों उधर जाओ। नहीं मैं तो आपकी रेस्पॉन्स दे रहा हूँ। प्लीज यार, मैं उतना ही मजाक करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना, थोड़ी लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ने से कोई मुझे फाउंडेशन नहीं कि आपको पढ़ानी जबरदस्ती है, आप आराम से पढ़ सकते हो। वहां पे होता है, चैप्टर बहुत इजी है, मैं पहले बता रहा हूँ चैप्टर बहुत इजी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लास में बैठ के पढ़ो, खुद से भी रीड कर सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, 10 यूट्यूब में पढ़े हुए हैं लेक्चर्स, वहां से देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो चीजें पढ़ो और रेस्पॉन्स प्रॉपर देखो, ठीक है। Those metals that forms amphoteric oxide react with alkali to form salt plus H2 gas. Example, जिंक। अगर हम जिंक को NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Na2ZnO2। सही है? O2 हटा O हटा दो। नहीं सही है। अच्छा O2 सही है। सही है ये? यस सर। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट से बैलेंस कर लो, सही है। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट और H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ठीक है। H2 गैस निकलेगी, रिएक्शन आपके लिए होमवर्क क्या? बैलेंस करना है। सेम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्यूमिनियम। क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaAlO2। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सर वो क्या गीला था, आप तो करते हो। ठीक है, छोड़ दिया, क्रिकेट खेला। क्या नाम है इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आज क्या हो? ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और भी दो मेटल्स रिएक्शंस, पीबी वाली NaOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं पढ़े। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, PbO3। PbO3। अब बताओ सोडियम कितने लगेंगे बैलेंस करके? 3 सोडियम लगेंगे, ठीक है। Na4 क्या रहा है बच्चा? Na2 Pb किस फैमिली मेंबर का है? कार्बन कार्बन फैमिली में। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? +2 में रहता है ना, तो रहता है, दिखा सकता है कि नहीं? हाँ ऐसे तो दिखाना है, है ना। फिर वो अनस्टेबल है, वो टूट जाएगी, वो अलग स्टोरी। तो यहाँ पे 2 3 6 4, यहाँ से तो सोडियम 2 लगाना पड़ेगा। नाम क्या है इसका? सोडियम प्लम्बेट। सेम रिएक्शन इसके ऑक्साइड के साथ भी होती है, सेम रिएक्शन बस, लेकिन प्रोडक्ट वहां पे प्लम्बाइड बनता है। ऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट अलग मिल सकते हैं आपको, यहाँ पे मैं आपको प्योर मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। हाँ, पीबी की रिएक्शन कराएंगे तो प्लस को लेके चलेंगे, कोई भी रिएक्शन कर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैक्सिमम बिल्कुल +4 लेके चलेंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट सा SN, इसका आपको बैलेंस घर से करनी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये भी +4 में है, SnO3 Na2 सोडियम टेनेट, सोडियम टेनेट। अब तक ऐसा कुछ भी नया नहीं आया है जो अपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा। With a star mark this boy. एक्सेप्शन MP कंडीशन है। वो देखो नहीं पढ़ाते सब, चलो 2 बॉय। मैं भी हूँ। एक स्टार मार्क हटा देते हैं। स्टार तो बट अरे ना एनसीईआरटी पढ़ी तो उसमें मेंशन है, बिल्कुल है। मैंने तो मैंने और जिनके तो साक्षात दिए उसने, सारे दिए हैं? सारी के स्टफ उसमें सारे नहीं होंगे, पीबी और इसका नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। Na का और जिंक का देता है ना।
और क्या प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं H2? वाटर से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराते हैं यस सर। हैं? न्यूट्रल नहीं कराते, वो एसिड नंबर 3 यार फ्रॉम वाटर। सब कुछ बताते जाओ थोड़ा थोड़ा। हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है। हाइड्रोलिसिस क्या है? लिसिस आप लोगों ने केमिस्ट्री में अब तक तो पढ़ ही लिया होगा थोड़ा, मतलब लिसिस मतलब तोड़ना। नहीं जिस पता। लिसिस मतलब होता है तोड़ना, जिसके प्रेजेंट में तोड़ते हैं उसका वही नाम देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो हाइड्रोलिसिस, अगर हीट देके तोड़ रहे हैं तो थर्मोलिसिस। ठीक है, फ्रॉम वाटर सबसे पहले ए फ्रॉम इम्प्योर वाटर या फिर फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इम्प्योर वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर से मेरा मतलब है जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो मैं कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि एसिड बेस बेस और सॉल्ट, ये सब। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। जहां पे कंडक्शन अच्छे तरीके से हो गए वो रिएक्शन हो जाती है। होता क्या है H2O, उसमें तब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? H2 और O2 H2 गैस प्लस O2 O2 गैस। ये पढ़िए। ये पढ़िए, तो इलेक्ट्रोलिसिस पे भी ढंग से पढ़ा। H2 गैस और O2 गैस, और ये आपने देखी भी है। हाँ। कहाँ? टेंथ में नहीं, वैसे प्रैक्टिकल नहीं। देखा है, बिल्कुल देखा। रॉड से पानी गर्म करा है, करते हैं तो बबल्स उठते हैं, मतलब वही तरीका है पता लगाने का कि हमारी रॉड काम कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब मेरा तो यही तरीका है, प्लग ऑन किया, अगर चालू हुआ तो बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, जिसका मतलब रॉड काम कर रही है। और अगर बबल्स नहीं बनना चालू हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी वायर खराब है या रॉड खराब है। ये एमपी बोर्ड में सिखाया गया था, लाइट खराब है। नालायक एमपी बोर्ड को बदनाम करता हुआ, लाइट खराब होती है, लाइट आपके प्लग्स खराब होते हैं, हैं? इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। चलो इलेक्ट्रोलिसिस देखें इसका, इसे नोट करो, फिर इलेक्ट्रोलिसिस देखो। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोलिसिस अब तक नहीं देखा, वो एक कंटेनर देते हैं उसमें एक कैथोड डाल देते हैं। हाँ वही वो देते पता है इसमें, या इलेक्ट्रोलिसिस पता नहीं करते कि कैथोड में क्या निकलेगा, एनोड में क्या निकलेगा। कैथोड में क्या निकलेगा बता देते हैं। कैथोड में क्लोरीन, H2 क्लोरीन कहाँ है? क्लोरीन कहाँ है? अगर वो निकलता भी जिस रिएक्शन की आप बात कर रहे हो एनोड में निकलता है ना, ब्रांच सॉल्यूशन की बात कर रहे हो आप, तो वहां पे एनोड में निकलता है। यहाँ पे तो फिर तो सिखाने पड़ेगा, कैथोड में होता है रिडक्शन, रिडक्शन कैथोड में होता है। इसे नोट करो फिर तो रिडॉक्स में बता देते कैथोड और क्या होता है, कह रहे तो रिडॉक्स में ही पढ़ाते हैं, क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, और ये क्लास 10 से चला आ रहा है, उसे याद आ गया ना, 2 डब्बे में ऐसे लगाते हैं। ठीक है, होगा क्या, ये टर्म है हमारे पास, ओके, और कौन से इलेक्ट्रोड है ये? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। मैं यहाँ पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ोगे। ओके, यहाँ पे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं करेंगे। क्यों? है बिल्कुल आयरन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इसी टाइप का क्योंकि वो ग्रेफाइट और अच्छी ग्रेफाइट और रिएक्टिव नहीं होते ज्यादातर। ठीक है, जहां पे रिएक्शन नहीं होगी वहां पे ग्रेफाइट यूज कर ले, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस निकलेगी एनोड पे, तो ग्रेफाइट उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकती है, ग्रेफाइट रिएक्शन करने लग जाएगी। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे क्या है, वाटर। क्या है? वाटर। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ड्यूरासेल है तो एक ही सेल से काम हो जाएगा। मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछना, सब बैटरी के 3-4 सेल लगाते हैं, नहीं लगाते।
अरे क्लास 11 में पूछ रहे सर ये तो एक ही सेल है, तो मैंने कहा ड्यूरा सेल है, ये पावरफुल वाला है। ठीक है, तो अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये जो H प्लस है हमें पता है बहुत एट 25 डिग्री सेल्सियस में, तभी तो आप पीएच देखते हो कि H प्लस की कंसंट्रेशन OH की इक्वल होती है, मतलब थोड़ा बहुत ये H प्लस और OH में ब्रेक होते हैं, थोड़ा बहुत कम है कि इतना कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाते उन्हें ढंग से। कंडक्टिविटी तभी हम बोल देते हैं जीरो है, लगभग जीरो है, लेकिन प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो नहीं है। वो हम गरीब है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है उसे डिटेक्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, और जितने भी हमारे पास मशीन्स वगैरह हैं रीडिंग लेने के लिए वो सब उसको कैलकुलेट नहीं करता है। ओके, तो ये H प्लस है, ये OH है। अब ये H प्लस कैटायन टाइप जो बिहेव कर रहा है वो बैटरी के कौन से टर्मिनल में जाएगा? पॉजिटिव वाले में। तो यहाँ पे जो सरफेस है यहाँ पे H प्लस आ जाएंगे, ठीक है, H प्लस आएंगे या OH आएंगे? OH आएंगे। थैंक यू। हाँ कह रहा है OH, ठीक है। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रोड ही क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं सीधा तार डाल दिया होता टब में? क्या दिक्कत है? हमें कौन सा वहां पे हाथ डालना है? तार भी तो डाल सकते थे, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पास करनी थी, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अब नहीं होगा, एरिया नहीं होगा, पहले हो जाता शॉर्ट सर्किट है। ऐसा कुछ है क्या? आप भी एग्री करते हो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कुछ? ये भी एक मेटल है, वो भी मेटल था, सीधा तार क्यों नहीं डाल सकते? क्यों? स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ये क्या लॉजिक? अच्छा एड्सॉर्प्शन हो गया, अभी नहीं हुआ, एड्सॉर्प्शन चैप्टर नहीं हुआ, वायर भी डाल दो, होता क्या, वायर भी डाल सकते हैं। द थिंग इज कि हम लोगों को एक सरफेस चाहिए जहां पे रिएक्शन हो रही है। क्या चाहिए? सरफेस चाहिए जहां पे रिएक्शन हो रही है। तो ये जो मेटल्स हैं अपनी सरफेस प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन वगैरह में आप अच्छे से पढ़ोगे वहां पे। अब यहाँ पे क्या आ गया? H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कभी रट्टा नहीं मानेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, चांसेस आएगा इलेक्ट्रिसिटी ले भी रहे होंगे तो साइंस रिवर्स हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस कभी रट्टा नहीं मारोगे आप लोग, लेकिन एक चीज रट्टा मारोगे, वो कैथोड और एनोड। हमेशा कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। इसे रट्टा जरूर मारो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे एनोड पे देखो क्या है? OH। एनोड पे OH है, कोई और आयन कंपटीशन के लिए है? नहीं है। सेम चीज अगर मैं समझा रहा हूँ तो चलो यहीं पे देख लो अच्छे से। अगर यही चीज मैंने एक्वस NaCl लिया होता, ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, एक्वस NaCl लिया होता, तो यहाँ पे कौन कौन से आयन है? Na प्लस, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये सारे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन की तरफ कंपटीशन में कौन कौन जाता? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेशन है। अभी सिर्फ आप ये मत देखो, ठीक है, अभी यस जो भी बंदा कंपटीशन में जीतेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ OH है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो OH का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये? O2 गैस प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 4 OH से। कितने? 4 OH से। हाँ, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन रिलीज होना होता है कि रिडक्शन मतलब? वो हम लोग 10th में ऑक्सीजन के टर्म पे पढ़ते थे, अप टू 11 12th में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ठीक है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन मिले हमें, ओके। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे आ गए इस सरफेस पे, ये मेटल से ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके, और ये बैटरी से यहाँ पे, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पे आएंगे, ओके। अब ये नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन तैयार बैठा है? H प्लस। तो H प्लस का क्या होगा? रिडक्शन।
एक H मिल रहा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 4, तो 4 हाइड्रोजन का रिडक्शन पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला? कैथोड में H2 गैस, ठीक है, और एनोड में कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। O2 गैस। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, नोट करना। मन है आपका? हाँ है। दोबारा समझाना है इसमें से कुछ भी? पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एनोड होगा ना, यहाँ पे बच्चे ये आपका क्या होगा? एनोड, और ये कैथोड। तब हम बैटरी से खुद देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमेशा कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है? हाँ बच्चे बोलो। हाँ मैं बोल रहा था। ओके, और वही तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, जैसे इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, तो वहां पे कैथोड, एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कैथोड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी कैथोड एनोड मत रट्टा मारना। काम की चीज ये है कि कैथोड में रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, चाहे बैटरी का साइन कुछ भी हो, ठीक है? तो फाइनल रिएक्शन क्या मिली हमें? फाइनल रिएक्शन ये मिली कि H2O से क्या मिल रहा है? H2 और O2। सोडियम की मैंने प्लेट्स लगा दी तो क्या होगा? किसमें बच्चे? सोडियम की प्लेट लगा दी, इलेक्ट्रोड लगा दे, तो सोडियम जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी होता है, वो जल्दी से मेल्ट होके सिस्टम में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और औरों से छोड़ो खुद का ऑक्सीडेशन करने लग जाएगा, है ना? तो हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखना पड़ेगा आपको। जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो उसी का ही रिजल्ट है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, कौन जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और ये आपको टेबल देखने को मिलेगी क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, टेबल बनी हुई है E0 वाली, देखा है सब लोगों ने? रिडॉक्स में थी 11। ठीक है, 11th में भी होगी, रिडॉक्स में भी होती है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको दोबारा से E0 की टेबल पढ़ाई जाती है। तभी वो उसी का ही रिजल्ट है कि वहां से रिएक्टिविटी सीरीज बनती है, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है? उस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पे सोडियम को हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम को ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप वो टेबल देखेंगे वहां पे कैल्शियम को उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा दिखा रखी है सोडियम से। फिर भी हमने यहाँ पे सोडियम को ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है हम लोग चेक करते हैं किसमें? वाटर में रिएक्शन के साथ देखते हैं, O2 के साथ देखते हैं, 2-3 लोगों के साथ, फिर हमारा कंबाइंड रिजल्ट बना हुआ है। तो उन कंबाइंड रिजल्ट में थोड़ा सा ऑक्सीजन ज्यादा निकल जाता है, बस स्लाइटली। इन्होंने इलेक्ट्रोलाइज में लगाया है कैल्शियम को। हाँ, कैल्शियम को जो ऊपर भेजा इलेक्ट्रोलाइज, उन्होंने कैटायन को इलेक्ट्रॉन देने में लगाया हुआ, ठीक है? तो वो जल्दी से एक्सेप्ट बहुत देर में एज कम्पेयर टू अदर, वो देर से एक्सेप्ट करता है। तो या उससे भी कंफ्यूज मत हो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो आपको रिडक्स पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगी, तो वहां पे भी बताया जाएगी। अभी आपको चीजें ये रखनी है कि भाई यहाँ पे भी कोई कंपटीशन में था नहीं, तो H+ का रिडक्शन हुआ, OH का ऑक्सीडेशन हुआ। अभी कल वाली क्लास में जो भी मतलब रिडॉक्स चालू अभी हम पढ़ाएंगे, सॉरी ये अभी कंटिन्यू होगा, तो वहां पे NaCl का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वहां पे भी H2 मिलेगी और क्लोरीन मिलेगी। इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन सी कब कहाँ मिलती है, तो वहां पे H2 कैथोड में मिलेगी और क्लोरीन एनोड में मिलेगी। वहां पे कंपटीशन में क्लोरीन जीत जाती है OH से, तो इसे कल की कल देखेंगे। कल टेस्ट है सर, कल मतलब आने वाला नेक्स्ट डे। नहीं टेस्ट के बारे में बाय एवरीवन। इसलिए मैं पूछ रहा था टेस्ट में क्या करें, क्या किस चीज का टेस्ट है? कोड का। तो फिर टेस्ट, अरे